जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की इस महासंग्राम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था में 100 जो आर्टिकल थे वहां तक हमने पढ़ लिए थे। इसके आगे के आर्टिकल रह गए थे, थोड़े से आर्टिकल है वो देख लीजिए आप। देखो, 101 आर्टिकल में क्या दे रखा है, स्थानों का रिक्त होना। स्थान मतलब अगर स्थान खाली है तो उनको कैसे भरे जाएंगे, तो स्थानों का रिक्त होना। फिर देखो, सदस्यों की लिए निरर्ता है। सदस्य मतलब जो संसद के सदस्य, उनकी निरर्ता क्या होगी। जैसे ऊपर पढ़ा था हमने सभापति उपसभापति, आया समझ में। ये नीचे कौन है, संसद के सदस्यों की निरर्ता। निरर्ता का मतलब अयोग्यता बालक, अर्हता का मतलब क्या होता है, योग्यता। ये क्या है, किस व्यक्ति को हम क्या मानेंगे, अयोग्य। तो कुछ प्रावधान तो हमें संविधान में दे रखे हैं, कुछ प्रावधान अलग से कर रखे हैं। जैसे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 उसमें बता रखे हैं, जैसे दल बदल विरोधी अधिनियम, यहाँ पे संविधान में भी कुछ बता रखे हैं। ठीक है, तो क्या है ये, अयोग्यता। क्या अयोग्यताएं होगी, याद रहेगी। सेम टू सेम सामने भी चल रहा है, देखो देख लो पिक्चर, अरे चल रही है पिक्चर, सेम टू सेम पीछे भी है। तो देखो यहाँ पे 101 है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, 11 कम हो जाएंगे, 11 कम। फिर देखो यहाँ सदस्यों के लिए निरर्ता है। निरर्ता मतलब अयोग्यता, संसद के सदस्यों की क्या अयोग्यता होगी। ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पर मैं सिर्फ याद करा। फिर सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय, इसका क्या मतलब हुआ, कौन डिसाइड करेगा। तो कौन डिसाइड करेगा, जो विधानसभा अध्यक्ष और सभापति है वो करेगा। बालक 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 राष्ट्रपति करेगा। होश में आके बोला करो, कौन वो करेगा, उधर कौन करेगा। ये इसलिए हमारे लिए 103 आर्टिकल क्या है हमारे लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आया समझ में। यही तो प्रश्न पूछता है, वो ज्यादा थोड़ी पूछता है वो। अध्यक्ष तो उन्हीं के बीच में से है ना। एक बात सुनो, मेरी बात बताओ आप, एक बात बताओ। जैसे कोई सत्ता दल के व्यक्ति होंगे, अध्यक्ष सत्ता दल का होगा, और मान लो उसी दल का व्यक्ति को अयोग्य घोषित होगा, तो अध्यक्ष क्या अयोग्य घोषित करेगा उसको। आप खुद दिमाग लगाओ, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल कौन बनाया हमने, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। आया समझ में, थोड़ा लॉजिक लगा के सोचा करो, बोलने से पहले सोचा करो। आया समझ में। इसी के लिए 103 आर्टिकल हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। रहेगी बात आपको, ये डायरेक्ट जनरली हो सकता है आर्टिकल पूछ ले, या आपसे ये पूछ लेगा, अच्छा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विनिश्चय तो कौन करेगा। ऑप्शन दे देगा आपको, अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, राष्ट्रपति, और दे देगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। राज्य की बात करेगा हाई कोर्ट दे देगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ये लॉजिक याद रखना है। फिर आर्टिकल क्या है, 104 में बोला, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा लेने से पहले या निर्णित न होते हुए या निर्धारित हो किए जाने के बाद, मान लो उसने शपथ वपथ कुछ नहीं लिए। जैसे मान लो इस क्लास में आप मान लो एंट्री कर रहे हो, ठीक है, आपने एडमिशन नहीं लिया और आप क्लास में आके बैठ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने संसद की सदस्यता की शपथ वपथ कुछ नहीं लिए, या निर्भर घोषित हो गया वो। तो ये बोला शास्ति। शास्ति का मतलब अगर वो बैठक में बैठेगा और मतदान करेगा तो उस पर दंड लगेगा 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। ये कहना चाहता है वो। आया समझ में, समझ में क्या, ये 500 रुपये दंड समझ में आया। जैसे आपने फीस जमा नहीं करी, फिर भी बैठ रहे फिर भी बैठ रहे जबरदस्ती क्लास में, तो 500 रुपये दंड। ये वही सिस्टम है। आया समझ में। तो सेम टू सेम सामने भी आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल है, पर सिर्फ इतना याद रखना, कितने का जुर्माना लगा सकते हैं। तो कितना का जुर्माना लगाते हैं, 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। जब बैठेगा, ऐसा नहीं कि आज से शपथ नहीं ली तो आज से दंड लगा, जब बैठेगा तब दंड। फिर क्या है, देखो ये उन्मुक्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उन्मुक्ति मतलब जो संसद के सदस्य होते हैं उनको कुछ छूट दी गई है, उनके कुछ विशेष अधिकार है। कैसे अधिकार है, जैसे संसद के अंदर आपको पता है आदमी कुछ भी करे, कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता अंदर आके, इसलिए देते हैं उड़ी में रहते हैं सब लोग। आया समझ, ये विशेष अधिकार दिए गए उनको। आया, फिर आपको गिरफ्तार भी करना हुआ तो किससे पूछना पड़ेगा, आपको सभापति से। राज्यसभा में सभापति, लोकसभा का होगा तो अध्यक्ष। इसी प्रकार से हमारी विधानसभा में आ जाइए, इसी प्रकार से हमारी विधानसभा में पूछेगा। आया समझ में आपको। तो ये कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। ये पूछ सकता है आपसे कि अच्छा विशेष अधिकार किसमें दिए गए। ये आर्टिकल हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 105, कि किसमें संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिए गए। हाँ मैडम। इसी प्रकार से राज्य विधानमंडल और उसके जो सदस्य है उसके लिए शक्तियां,
विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां कहाँ पे दी गई, तो कहाँ पे दी गई होगी, -11, तो कर दोगे -11, 194। कोई दिक्कत इसमें? ये यहाँ तक की कहानी इतनी समझ में है आपको, ये विशेषाधिकार है। और फिर क्या है, जो संसद के सदस्य उनके क्या है, ये वेतन भत्ते। एक वेतन भत्ते ऊपर पड़े थे, ऊपर किसके पड़े थे, अध्यक्ष और सभापति के, ये किसके, सदस्यों के। ये वेतन भत्ते इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है 105 आर्टिकल। आया विशेषाधिकार कहाँ पे दिए गए, ये यहाँ पे कहानी हमारी हो गई खत्म, हो गई खत्म यहाँ पे। और ये कुछ नहीं है, विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, मतलब कैसे विधेयक को स्थापित कर सकते हैं, कैसे विधेयक को ला सकता है, ये बता रखा है यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम टू सेम मिलेगा। अब देखो यहाँ तक के आर्टिकल की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, कि सीता को अयोग्य प्रश्न पूछने पर दंड दिया तथा विशेषाधिकार और वेतन से वंचित भी कर दिया। ये यहाँ से सीता को अयोग्य प्रश्न पूछने पर दंड दिया, साथ ही विशेष अधिकार तथा वेतन से भी वंचित कर दिया। साथ ही विशेष अधिकार तथा वेतन से भी क्या कर दिया उसको, वंचित। देखो सीता से बना देंगे, देखो सीट क्या आएगी, क्या आ जाएगी, स्थानों का रिक्त होना है, सीट का रिक्त होना, किसी लोकसभा की या राज्यसभा की सीटों का क्या होना, रिक्त होना। सीता से क्या रखेंगे, सीट। फिर सीता को अयोग्यता, अयोग्यता समझ में आ जाएगा नहीं, अयोग्यता किसमें, संसद सदस्यों की अयोग्यता है, अयोग्यता बोलूं या निरर्ता है। तो सीता को अयोग्य, प्रश्न से क्या समझ में आएगा, प्रश्नों का विनिश्चय आया समझ में। प्रश्न क्या करा, उसको दंड दिया। देखो यहाँ पे देंगे दंड, ये शास्ति का मतलब भी होता है दंड देना, 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्या दे रहे हैं उसको, दंड दिया। फिर क्या करा, उसको विशेष अधिकार से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। देखो ये रहा विशेष अधिकार, देखो ये रहा विशेष अधिकार, यह है विशेष अधिकार। और क्या कर दिया, उसको वेतन भत्ते भी नहीं दिया। बस इतना सा कर लेना, बहुत है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट है 105 और 100। सीता को आर्टिकल में एक बार और आ जाइए मैडम, कभी आते हो कभी नहीं आते मैडम, क्या है ये। सीता को अयोग्य प्रश्न पूछने पर दंड दिया, साथ ही विशेष अधिकार और वेतन से वंचित कर दिया। तो सीता से सीट है, क्या है, स्थानों का रिक्त होना मतलब सीट आ गई। फिर अयोग्य, निरर्ता का मतलब ही क्या होता है, अयोग्य घोषित करना। आया, संसद सदस्यों की क्या निरर्ताएं हैं, निरर्ता का मतलब अयोग्यता क्या है, आया समझ में। अयोग्य क्या कर दिया उसको, प्रश्न। तो प्रश्न को निश्चय कौन करेगा, जो संसद के सदस्य होंगे वो अयोग्य है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, कोई नहीं बोलेगा। संसद का कोई सदस्य, संसद मान लो जैसे लोकसभा चल रही, विधानसभा चल रही, लोकसभा तो नहीं चल रही, और मान लो समझ में आ जाओ कि ये बालक अयोग्य है यहाँ पे बैठने लायक, मान लो एमपीपीएससी का नहीं यूपीएससी का आ गया ये, तो कौन डिसाइड करेगा इसको, सदस्य करेगा। कैसी बातें कर दो, सदस्य तो इसको उठा के फेंक देंगे भी यही। कौन डिसाइड करेगा, लॉजिक लगा के सुनो आप, थोड़ा दिमाग लगा। अरे तो मैंने एक दिन बताया था, अभी थोड़े कल की बात है, थोड़े दिन भी नहीं हुए, मैंने बताया ना सबसे नीचे सदस्य ऊपर आता है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष भी नहीं करेगा मैडम, उसके ऊपर आता है राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो सुनो बात, ये सदस्य है, सुन लेना बात। तो क्योंकि इस विधानसभा के अंदर अध्यक्ष होगा, तो जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, किसी सत्ता दल का होता है। और मान लो किसी सत्ता दल के व्यक्ति की बात आएगी तो मैं उसके पक्ष में बात करूंगा कि नहीं करूंगा, तो गलत बात है ना। देखो पक्षपात होगा कि नहीं होगा इसमें, तो पक्षपात से बचने के लिए हमने किसको बिठा रखा है, राज्यपाल को, राज्यपाल और राष्ट्रपति को इसीलिए तो बिठा रखा है। तो मैंने बताया था इनके सदस्यों की जब भी कुछ भी डिसीजन करना है, मतलब सदस्य है कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा, राज्यपाल या राष्ट्रपति। आया समझ में। और राष्ट्रपति योग्य है नहीं है, निर्वाचन सही हुए, ये कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ये कल ही बताया था मैंने आपको अच्छे से, आया समझ में। तो वही वाला काम है। बढ़े आगे, तो कौन करेगा प्रश्नों का विनिश्चय, यहाँ पे प्रेसिडेंट, वहां पे कौन करेगा, राज्यपाल। आया, ये ट्रिक याद हो जाएगी। क्या कर दिया हमने, उसको दंड दिया। दंड का मतलब ही होता है शास्ति। जैसे मान लो कि विधानसभा के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है जिसने शपथ नहीं ली,
शपथ लेते हैं हर व्यक्ति, जब भी तो विधानसभा में बैठ पाएगा, इसकी कार्रवाई में भाग लेगा। मान लो कोई व्यक्ति बैठ रहा है और शपथ नहीं ली उसने, उड़ी में अभी बहुत हुआ, तो ऐसा कहा गया अगर वो शपथ वपथ नहीं लेता है तो उसको 500 रुपये प्रतिदंड के हिसाब से चुकाना पड़ेगा। अगर संसद की बैठक में भाग ले रहा है, विधानसभा में भाग ले रहा है, वो आए समझ में बात? यही दे रखा है, देखो यही दे रखा है ना, अनुच्छेद 99 के तहत क्या नहीं ली उसने, शपथ वपथ नहीं ली, और क्या कर रहा है वो, भाग ले रहा है देखो बैठक और मतदान देने की, तो क्या करना पड़ेगा उसको, 500 रुपये रोज से जुर्माना देना पड़ेगा। ये कह रखा है उसके अंदर, अगर कोई व्यक्ति नहीं लेता सब गिना जाएगा ना बालक, क्योंकि सदस्य है वो। ये आया समझ में? और यहाँ पे आया विशेष, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विशेष अधिकार। संसद के सदस्य जो होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। आया समझ? विशेष अधिकार मैं बताऊंगा आपको कैसे प्राप्त होते हैं। विशेष अधिकार उन्मुक्तिया का मतलब होता है छूट होती है उनको कुछ। आया समझ? संसद के अंदर बोलने की, करने की सब छूट होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट किस आर्टिकल में, ये 105, बस हमारे लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 105 आर्टिकल। हो सकता है आपसे ये पूछे संसद के सदस्यों की विशेष अधिकार किस में दे रखे हैं, 105। अब वो विशेष अधिकार क्या होते हैं क्या नहीं होते, पढ़ना आप डिटेल, मेंस का सब्जेक्ट है। आया? अगर मैं राज्य विधानसभा की बात करूंगा तो राज्य विधानसभा की बात करूंगा तो इसमें से कितने माइनस कर दूंगा, 11 माइनस कर दिया, मतलब 94। कोई दिक्कत इसमें? और इस बाद में क्या आएंगे, वेतन भत्ते। ये कोई नहीं पूछता वेतन भत्ते, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पूछता है। फिर देखो यहीं पे विधेयक को पुनः स्थापित करने का तरीका सेम टू सेम मिल रहा है मुझे। फिर देखो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सिर्फ केंद्र में, राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राज्य में तो एक ही है विधानसभा, उनमें क्या बिठाएंगे। तो देखो दिक्कत कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखो अलग ही चीज दे रखी, धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की सकती है। तो ये एक नया आर्टिकल ही बन गया, ये अपने आप में एक अलग है, इसका कोई लेने देने नहीं किसी से। फिर देखो धन विधेयक की प्रक्रिया किसमें दे रखी है, 109। और ये प्रश्न जरूर पूछता है धन विधेयक की, सबसे पहले प्रोसेस दे रखी है कि वो कैसे पारित किया जाएगा, तो प्रक्रिया किसमें, 109 में। और जब पैसे की बात आएगी तो कितना आएंगे, 110 रुपए। ऐसे याद करो, 110 रुपए चंदा लिया हमसे किसी ने, 110 आर्टिकल याद करना, 110 रुपए धन है, और कैसे लिया जाएगा वो 109 में बता रखा है। आया समझ? तो प्रक्रिया 109 में। तो राज्य की बात करूंगा तो किसमें आ जाएगा, तो -11 क्या आएगा, 98। आया 98। फिर देखो धन विधेयक क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अलग मुद्दा है, किसको धन विधेयक कहेंगे। राज्य की बात करेगा तो 199। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, धन विधेयक की प्रक्रिया और धन विधेयक किसमें उल्लेखित है। आया? मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है दोनों। तो देखो 200 तक की कहानी तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी 200 तक का आपको। फिर देखो 101 जो आर्टिकल है ना, जैसे कोई भी विधानसभा के मतलब जैसे केंद्र की बात करेंगे हम संसद की, तो वहां पे कोई भी विधेयक बनता है तो अधिनियम बनने से पहले विधेयक आता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, तब जाके अधिनियम बनता है। इसी प्रकार से विधानसभा में होगा। तो कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो उसको राष्ट्रपति अनुमति देगा कि नहीं देगा, क्या करेगा, वो किस आर्टिकल में, 111 में। ये याद रखना आपको, विधेयकों पर अनुमति देना किसके अधिकार में है, राष्ट्रपति अनुमति देगा वो। इधर कितने में आ जाएगा, 200। ये याद करना आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो 101 जो 111 जो आर्टिकल है, इसी को कहते हैं हम, इसी के अंदर क्या आती है, वीटो पावर क्या आती है। तो हो सकता है आपसे यही पूछे डायरेक्टली कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किसमें है। वीटो का मतलब होता है मना करना। जैसे कोई विधेयक विधानसभा ने पारित करा, तो विधानसभा ने पारित कर, तो किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल साइन करे तभी वो बनेगा अधिनियम। राज्यपाल उसको मना कर दे, मना करने का मतलब होता है वीटो कर देना, निषेध अधिकार बोलते हैं इसको हिंदी में। तो वीटो शक्ति किसमें दे रखी है, तो इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है, और इस आर्टिकल के तहत राज्यपाल को। ये 200 तक की कहानी एकदम बिल्कुल सेम टू सेम चिपका देना, कोई भी उलटफेर नहीं करना है, 11 माइनस चलते, ये 200 तक बिल्कुल सही है। और ये 201 भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये राज्यपाल को विशेष शक्ति प्राप्त है जो राष्ट्रपति को नहीं। क्या शक्ति प्राप्त है कि राज्य विधानसभा को कोई विधेयक राज्यपाल के जब पास आता है तो राज्यपाल बोल देगा इसको किसके लिए रख दिया मैंने, राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए। राष्ट्रपति इस पे क्या करेंगे, निर्णय, तो उसके पुनर्विचार के लिए रखता है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि किस आर्टिकल में दे रखा है, 201। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, जिसपे स्टार लगाया, ये 200 201 ये आर्टिकल पूछते हैं। रहेगी बात आपको। अगर आपसे मैं पूछो राज्यपाल की वीटो शक्ति किसमें है, 200 में, तो राष्ट्रपति की याद कर लेना, उससे किसकी याद हो जाएगी,
राज्यपाल की। अभी मैं सब पढ़ाऊंगा आगे आपको, राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति क्या है, विवेकाधीन शक्ति क्या है, ये सब पढ़ाऊंगा। बस आर्टिकल पहले याद कर लो आप। हो गया आर्टिकल याद? बस ये यहाँ तक ही याद कर लेना, आपके लिए बहुत है, इसके बाद ज्यादा याद, बस इतना से याद करना है। जैसे बजट हमारे किस आर्टिकल में दे रखा है? 112, तो 101 मत कर देना। आया समझ में? 10 माइनस करना है। कितने माइनस करना है? 10। बस यहाँ तक खत्म। इसके बाद कुछ भी याद करने की आवश्यकता आपको नहीं। इतने आर्टिकल इंपॉर्टेंट। आया बजट में? बजट में 11 माइनस कर दो ना, 101 पे 201 पे पहुंच जाओ। 201 पे नहीं पहुंचना, 202। तो बस ये याद करना है, बजट में कितने माइनस करना है? 10। देश में बजट किसमें दे रखा है? 112। बजट को क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। आया? बजट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। हमें ये तो पता है 112 में दे रखा है, तो राज्य का निकालना होगा, क्या करूंगा मैं? 10 माइनस करूंगा। आया समझ में? बाकी 201 तक की कहानी सेम। मैंने बताया ना 200 तक की कहानी बिल्कुल सेम पड़ेगी। आया समझ में? ये 100 201 वाला इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि ये एक नया आर्टिकल जुड़ गया इसलिए ऐसा हुआ। अगर ये नहीं जुड़ता तो 201 ही आ जाता। ठीक है, देख लेना आप अपने हिसाब से। ये बस इतना से याद कर लेना बजट का। ये भी पूछ देता है कि राज्य में जो बजट पारित होता है, बजट कहाँ पे उल्लेखित है? किसमें है? अरे मूर्ख, 202 राज्य की पूछ रहा हूं ना। ये बस ये आर्टिकल, ये बाकी आर्टिकल तो मैंने इसीलिए लिखे फर्जी तरीके से, सेम टू सेम है। इधर जैसे लिखा है ना राज्य केंद्र के, सेम टू सेम आर्टिकल, बिल्कुल एक भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। तो याद कर लेना इसके बाद, कुछ भी नहीं। ठीक है? क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भेज दिए उन्होंने। ठीक है क्या? अरे भेज दिए यहाँ तक। हाँ भेज दिए। क्या बोल रहे हो? अरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें देखा करो क्या छूट गया आपका। ये रिकॉर्ड ही इसीलिए कर रहा है ना, जीवन के लिए अमर आचार्य। कुछ नहीं करना, वीडियो देख लेना, अपने जो काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके खत्म। ठीक है, ठीक है, ये देख लेना। अब सुनो बात, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए एक और आर्टिकल ये रहा, 123 आर्टिकल। ये आर्टिकल ये कहता है कि मान लो जैसे केंद्र के अंदर हमारी संसद है, तो मान लो कि संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन मान लो सत्र में नहीं है, छुट्टी घुमा रहे मन फिर घूम रहे वो, और देश में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमें तुरंत उस पर क्या करना है? निर्णय लेना है। क्या करना है? अविलंबनी महत्व का कोई विषय उत्पन्न हो गया है, ये अविलंबनी कार्रवाई करना जरूरी है। तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? डायरेक्ट अध्यादेश ले आएगा। अध्यादेश का मतलब होता है जैसे देश में संसद जो होती है ना, कानून बनाती है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है किसी चीज पे कानून बनाना, भेजबाजी होना, सब कुछ पारित होना 3-4 महीने लगे, परंतु हमें क्या करना है? तुरंत कानून लाना है। तो ये वही है 123। तो आपसे कोई पूछ ले, अच्छा राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें? तो सुनो ऐसे याद करो, मान लो इमरजेंसी आ गई एकदम, तो आप कौन से नंबर टाइप करोगे? 1 2 3। नहीं समझ में आ रही मैडम? जैसे मान लो इमरजेंसी हो गई एकदम आपकी, मान लो गाड़ी चला रहे टपक गए नीचे आप, इमरजेंसी में नंबर लगाना, क्या लगाओगे? 1 2 3। इमरजेंसी अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1 2 3, और कुछ नहीं करना है, इस 1 2 3 में से 2 को उठा के आगे पटक देना बस, तो राज्यपाल की आ जाएगी। तो राज्यपाल की किसमें है? 213। ये आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में लिखी है, और कब जारी कर पाएगा, ये एक एनालिसिस वाला सब्जेक्ट है। हो सकता है थोड़ा सा अगर एमपीपीएससी अगर दिमाग अगर दिखाना चाहे अपना, तो दिखा सकता है कि अच्छा अध्यादेश जारी कैसे कर सकते हैं। तो अध्यादेश कब जारी करेंगे? जब संसद का कोई एक सत्र या दोनों सत्र क्या ना हो, सत्र में ना हो, पहली बात। दूसरा, कोई ऐसा महत्व का विषय हो जिसपे अविलंबनी कार्रवाई करना जरूरी हो, ऐसा नहीं फर्जी में कुछ भी 2 अध्यादेश जारी करके, पहली बात। दूसरी बात हो गई, इसकी भी बहुत सारी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करा, अध्यादेश जारी करने का मतलब एक प्रकार का कानून है। क्या है? एक प्रकार का कानून है। तो एक प्रकार का कानून है, तो कानून उसी पे बना सकता है राष्ट्रपति जिसपे कौन बना सकती है कानून? संघ सरकार बना सकती है। और संघ सरकार किस पे कानून बना सकती है? संघ सूची के विषय पर और संवर्ती सूची के विषय से। इसलिए होश हवास में आके बात करना है। राज्य सूची के विषय पे अध्यादेश जारी मत कर देना। इसी प्रकार से राज्यपाल को पूछो तो वो भी सर राज्य सूची को और संवर्ती सूची पे क्या कर सकता है? वो अध्यादेश जारी कर सकता है। नहीं तो राष्ट्रपति ने उठाया फोन लगा दिया,
आज से संघ सूची के विषय पे ये कानून पारित करता हूँ। जो सीमा संसद की है वही सीमा इस अध्यादेश की भी है। आया समझ में? अब सुनो बात, अध्यादेश जारी करा इसका मतलब ये नहीं संविधान संशोधन कर दे। 106वां संविधान संशोधन अध्यादेश के माध्यम से। संविधान संशोधन हम नहीं कर सकते इसके माध्यम से, ये लिमिट याद रखना आपको। क्या नहीं कर सकते हैं? दूसरा, हमारे देश के जो मौलिक अधिकार है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते अध्यादेश के माध्यम से। ये सीमा जरूर है और यही ऑप्शन में डालेगा। अगर होगा वो पूछेगा कि क्या सत्य है क्या गलत है, तो यही दो ऑप्शन डालेगा। संविधान संशोधन नहीं कर सकता तो ये बोलते संविधान संशोधन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार परिवर्तन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। और किस मौलिक अधिकार, यही तो सबसे बड़ा उदाहरण है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब मैं बोल दूं आज से बोलने की स्वतंत्रता खत्म, अध्यादेश जारी करके कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कर सकता। आया समझ में आपको? अरे अध्यादेश जारी करने का मतलब जैसे कि कोई एकदम इमरजेंसी वाला विषय आ गया, मान लो देश में, मान लो आपातकाल ही आ गया एकदम, वो कानून लाना है हमें। जैसे कि लॉकडाउन लग गया है, सरकार ने मान लो कि संसद कोई कानून की आवश्यकता पड़ गई हमें इमरजेंसी की, तो सरकार ने कानून जारी कर दिया कि भैया कैसे कैसे रहना है, क्या करना है। आए समझ? अध्यादेश जारी मतलब बहुत रेयर केस में अध्यादेश जारी होता है, मतलब सरकार बहुत ही कम जारी, पर कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है तो इसे करता है। लिमिट अगर पूछ ले इसकी, तो देखो इसकी क्या लिमिट है। जैसे कोई अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी करा, इसका जीवन काल होता है 6 माह। अच्छे से सुनना कहानी, कितने माह होता है? 6 माह। अगर 6 माह से ज्यादा जारी करना तो फिर से राष्ट्रपति इसको फिर से जारी करेगा। सुन लो बात, अच्छे से कहानी सुनना, नहीं तो गलती हो जाएगी। 6 माह क्या कर सकता है वो? लगा सकता है। ठीक है, लगाई बात। जैसे मान लो आज संसद सत्र में नहीं था, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया कि अच्छा ये ऐसे ऐसे विषय कानून बन गया, उसका जीवन काल कितने तक चलेगा? 6 माह तक। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि और 6 महीने बढ़ाना चाहिए तो उसको बोलना पड़ेगा। अगर 6 महीने तक नहीं बोला राष्ट्रपति ने तो 6 महीने बाद क्या हो जाएगा? स्वतंत्र समाप्त हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जैसे राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी करा है तो ये जो संसद के जो सदस्य है उनको लगता है कि नहीं गलत अध्यादेश है, तो वो क्या कर सकते हैं? जब भी सदन की बैठक होगी, क्या होगी? सदन की बैठक होगी, तो सदन की बैठक के 6 सप्ताह, सुनना अच्छे से बात, कितने सप्ताह के अंदर? 6 सप्ताह के अंदर या तो उसको पारित कर दे, नहीं तो स्वतः क्या हो जाएगा? वो समाप्त। आए समझ में बात? अगर संसद के सदस्यों ने 6 सप्ताह, याद सुनना अच्छे से, जब बैठक हो रही, क्योंकि अभी बैठक में नहीं थी ये, जब पुनः बैठक होगी, कब होगी? पुनः बैठक होगी, तो पुनः बैठक के कितने दिनों के अंदर? 6 सप्ताह के अंदर उस विधेयक को पारित करना जरूरी। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पहली बात समझ में गया? तो अगर मैं पूछूं अच्छा किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, कितने दिनों तक वो जीवित रह सकता है? अरे बच्चों होश में आवाज, 6 महीने 6 सप्ताह। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई संसद में कोई मतलब कोई सदन का कोई सदस्य, मतलब जैसे संसद का कोई सदन है, तो कितने महीने तक सदन में नहीं हो सकता? मैक्सिमम 6 महीने। आपको पता है, जैसे मान लो लोकसभा विघटित हो गई तो अधिकतम कितने दिनों तक? वो 6 महीने तक फिर से चुनाव कराना जरूरी है कि नहीं? संविधान प्रावधान। जैसे मान लो राष्ट्रपति ने आज से क्या जारी करा? अध्यादेश, और मान लो लोकसभा विघटित है, तो कितने दिनों के अंदर उसका चुनाव होना चाहिए? 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए। फिर जब वो बैठक में आई, कब बैठक में बैठी, तो उसके 6 सप्ताह के अंदर उसको क्या करना है? पारित। और नहीं करेगा पारित तो 6 सप्ताह तक चलेगा कि नहीं चलेगा? तो अधिकतम उसका जीवन काल कितना हो गया? 6 महीने 6 सप्ताह उसका जीवन काल हो गया। और अगर पूछेगा अगर कोई सदन का मतलब सदन अगर बैठा है अंदर, तो कितने दिनों के अंदर पारित करना पड़ेगा उसको? 6 सप्ताह। जब भी बैठक होगी तब से लेगा के 6 सप्ताह तक। आया समझ? और राष्ट्रपति इस अध्यादेश को किसी दिन भी वापस ले सकता है। आया समझ में? किसी दिन भी क्या लेगा? वापस ले सकता है। ये बात याद रहेगी। ऐसे मेंस में ऐसे प्रश्न बनते हैं थोड़ा से दिमाग वाले, क्योंकि राष्ट्रपति ने जारी करा तो राष्ट्रपति किसी दिन में क्या कर लेगा? वापस ले लेगा। अगर संसद के सदस्यों को वापस करना है तो 6 सप्ताह के अंदर उसको क्या करेगा? पारित। आया समझने? और सुनो कैसा बहुमत होना चाहिए? विशेष बहुमत। आया समझ में? ऐसा नहीं बस उठाया मुंह चल दिए। ये याद रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ये आर्टिकल हो गए। अब हम यहाँ से क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश की। अब यहां से क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश की क्या पढ़ेंगे हम? कार्यपालिका। अब स्टार्ट हुआ हमारा कार्यपालिका। ठीक है, तो आप सभी का फिर से पुनः स्वागत है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में, है ना। ये बेसिक मैंने ऊपर का इसलिए पढ़ाया है क्योंकि बच्चे को देश के आर्टिकल पता होते, राज्य के आर्टिकल उसको पता नहीं होते। तो अगर हमें देश के जो संघ सरकार के भी आर्टिकल हमें पता है तो मैक्सिमम हम लॉजिक लगा सकते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा कर सकते हैं। हर साल मतलब
एक दो आर्टिकल पूछेगा अनुच्छेद, एक दो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली पूछेगा वो, जैसे अध्यादेश जारी कर दिया तो कब जारी कर सकता है, कब जारी नहीं कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है। बेसिक्स अगर आपने पढ़ा है लॉजिक के साथ अगर दिमाग लगा के, तो याद रखना है आपको, सोचना है किसी चीज के ऊपर। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, हम बाद में करेंगे जब एग्जाम आएगी ना, आपको 2-4-5 दिन पहले 10 दिन पहले हम एक क्लास रखेंगे अच्छी से, उसमें जो पिछले साल के जो पेपर आए ना उसका एनालिसिस करेंगे। आपको क्या करना है, जब भी प्रश्न पढ़ो ना उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन देखना है और ये सोचना है कि इनमें सबसे अच्छा कौन है, सबसे ऊपर कौन है। आया समझ में? लॉजिक के साथ सोचना है तो आपका आंसर आ जाएगा, 99% आ जाएगा, 1% हो सकता है गलत। लॉजिक के साथ देखोगे तो आया समझ में, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की क्या पढ़ रहे हैं आप, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का काम क्या है, क्योंकि विधायिका तो हम पढ़ चुके हैं, एक ही लेक्चर में निपटा दिया था उसको हमने। हम क्या पढ़ रहे हैं अब, कार्यपालिका। और कार्यपालिका का मतलब क्या होता है कि जो कानून विधायिका ने बनाया है उस कानून को क्या करना है अब, लागू करने का काम इसी कार्यपालिका का है। तो कार्यपालिका कितने प्रकार की, 2 प्रकार। कितने प्रकार की मैडम, एक तो होती स्थायी। स्थायी का मतलब जिनका कार्यकाल फिक्स होता है, एक बार भर्ती हुए जीवन काल के लिए, जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं। आए समझ में? किसका हिस्सा हो आप, स्थायी कार्यपालिका का। कोई दिक्कत आपको? एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, जो हर 5 साल में क्या लड़ती है, चुनाव। आया समझ में? तो इनका जो कार्यकाल होता है निश्चित, निश्चित नहीं होने का मतलब ये वाला निश्चित नहीं है, अरे निश्चित होता है 5 साल। निश्चित का मतलब कि लंबे समय तक नहीं, ऐसा नहीं कि आज मैं विधायक बना तो मैं 50 साल बाद रिटायर होऊंगा, 65 साल बाद। 5 साल में तो चुनाव फिर से होंगे ना, तो अस्थायी हुआ ना। तो अस्थायी का मतलब समझ में आ गया। इनमें तो देखो एक बार लगे अब 21 साल में कहाँ तक चलेंगे, 62-65 साल तक चलेंगे, नहीं समझ में आ रही, गाड़ी रुकेगी नहीं फिर। तो देखो आया ना स्थायी। और ऐसा तो ही नहीं विघटन होगा, पता चले 65 साल के हो गए, सबको निपटा दे, बंद करो, आज से नए अधिकारी नियुक्त करेंगे। रिटायरमेंट, कुछ रिटायरमेंट हो रहा है, कुछ की भर्ती हो रही, लगातार चलता जा रहा है वो कंटिन्यू से, स्थायी। आया समझ? इनका तो क्या करें, जैसे 5 साल हो सबको खत्म, फिर से नए चुनेंगे। आया समझ में? एक होती स्थायी, एक होती अस्थायी। ये अस्थायी ही हम पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में भी 2 व्यक्ति होते हैं, एक का होता है नाम मात्र का, इसी को बोलते हैं हम संवैधानिक प्रमुख। क्या बोलते हैं, संविधान में सबको प्रमुख बना रखा है, उसी का नाम क्या है, इसी प्राणी का नाम क्या है, राज्य का पाल। देश में कौन है, राष्ट्रपति। पर प्रमुख वास्तविक कौन है, मुख्यमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद। कौन आएगा, मुख्यमंत्री एंड मंत्रिपरिषद। ठीक है, सुनो, इसमें एक प्राणी और छूट गया है इसी कार्यपालिका के अंदर। बताओ, देखता हूं मैं आपका दिमाग कितना कितना बड़ा है, आपने पॉलिटी यही दिखता है आपका ज्ञान। सोचो जब तक मैं बताता हूं। अब देखो प्रशासनिक जो कार्यपालिका है ना, तो देखो प्रशासनिक कार्यपालिका के अंदर एक आता है सचिवालय। सचिवालय कौन आता है, फिर एक आता है निदेशालय, एक होता है संचालनालय। ये 3 चीज पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, सचिवालय। सचिवालय का मतलब समझ में आ गया, ये सबसे प्रमुख होता है। ये जो संसद में जितने भी निर्णय होता है ना, सब इसी का काम है। इसी की सहायता के लिए होता है क्या है, निदेशालय। और एक और क्या होता है, संचालनालय, इसी की सहायता के लिए होता है। कौन होता है, ये नहीं रोक सकते मैडम, ये नहीं रोक सकते। ठीक है, तो सुनो, अगर गलत लगती है तो फिर जनता को ही रोकना पड़ेगा। इधर आ जाओ, ये आया समझ में, इसके अंदर। और इसका प्रमुख कौन होता है सचिवालय, मुख्य सचिव। तो हम इसके अंदर बहुत सारे सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी हायरार्की होती है। जैसे नायब तहसीलदार, सबसे नीचे कौन होता है, पटवारी। पटवारी के ऊपर कौन आएगा, आरआई। आरआई के ऊपर कौन आएगा, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार। तहसीलदार के ऊपर एसडीएम, फिर डीएम, फिर ऐसे झड़ी लगा के यहाँ पहुंच जाते हैं। बुढ़ापा आ जाएगा यहाँ पे आते आते। अब मुख्य सचिव किसको पढ़ेंगे हम, अरे किसको पढ़ेंगे, मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव और एक और आदमी होता है पुलिस प्रशासन में। अगर देखो बेटा बात है, एक और देखोगे तो अब आता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये 2 व्यक्ति को पढ़ेंगे बस। सर महानिदेशक क्या, महानिदेशक पुलिस महानिदेशक होते हैं, उसके नीचे आएंगे वो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नीचे आएंगे वो। महानिरीक्षक होता है एक महानिदेशक होता है, उसको डीआईजी बोलते हैं। ठीक है, कौन आएगा इधर,
सर वो मतलब आपका राज्य की कार्यपालिका को पूछ रहे हैं कि इसमें और कौन है? हाँ, कार्यपालिका का हिस्सा होता है एक और आदमी, जैसे ये तो बता दिया मैंने, राज्यपाल हो गए, यहाँ पे मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद हो गया, एक और आदमी पढ़ाया था मैंने। सुन लो बात, इसीलिए बोलता हूँ पढ़ाई लिखाई करा करो थोड़ी। सुनो, महाधिवक्ता, ये भी इसी का हिस्सा है, इसका भी पूछताछ रखो थोड़ी। कौन आएगा? राज्य में कौन होता है? देखो देश में कौन होता है? महान्यायवादी, वो भी इसी कार्यपालिका का हिस्सा है। और यहाँ राज्य में कौन होगा? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, बस इतने ही बात याद करना है, महाधिवक्ता होता है। तो सुनो, इसका कार्यकाल क्या होगा? जैसे इसी मंत्री परिषद की तरह है, मंत्रियों को कार्यकाल होता है क्या? नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये भी क्या रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। इसका कोई कार्यकाल है निश्चित क्या? कुछ नहीं। अगर मैं पूछूं अच्छा इसकी योग्यताएं बताओ, क्या योग्यता होंगी, तो वो सारी योग्यताएं जो संसद का सदस्य बनने या लायक होना चाहिए। नहीं, बात समझ में आ रही है? फिर दूसरी, एक राज्य का मुख्य न्यायाधीश होने की योग्यता होना चाहिए। ये सारी राज्य के महाधिवक्ता की आप क्या पढ़ोगे, क्योंकि ये किस फील्ड का है? न्याय फील्ड का है। आएगी बात समझ? फिर दूसरा, इसको सारे अधिकार प्राप्त, सब कुछ प्राप्त, बस एक ही अधिकार प्राप्त नहीं है, मतदान देने का। मैडम आए समझ? बस इतना से याद कर लेना। और यही पूछता है वो कि क्या गलत है क्या सही है, तो एक मात्र आएगा गलत क्या है, मतदान देने का अधिकार नहीं। बस ये महाधिवक्ता यही खत्म हो गया। देख लेंगे कभी, इसकी किस्मत अच्छी रही तो पढ़ लेंगे। बस एकमात्र अधिकार क्या नहीं है? मतदान नहीं करेगा, नहीं, बाकी सब प्राप्त है इसको, सब प्राप्त है। बताओ इसका उल्लेख कहां पर है? पढ़ाया है मैंने भी। रुक जाओ, 65, बस 65, बस हो गया काम हमारा। बस यही तो चाहता था मैं, दिल खुश हो गया मेरा। 165 कितना सिंपल सा है। नहीं तो अभी यूं फड़फड़ा जाते हैं अभी आप, पानी नहीं होता। ठीक है, हो गए, कुछ भी नहीं रखा है पॉलिटी में यार, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में बताओ? आए? हाँ, मैं अभी पढ़ेंगे ना, उसको अलग से पढ़ेंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। न्यायपालिका को पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की न्यायपालिका को पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लगा के पढ़ेंगे। देखो, ये राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद फिर से लिए हमने, एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल से संबंधित पढ़ रहे हैं। देखो 153 में क्या होगा? ये अनुच्छेद है, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, बड़ी बड़ी पीपीटीओ में क्या है? बड़ी बड़ी पीपीटीओ में छोटी छोटे गलतियां हो जाती है। आया समझ में? तो अनुच्छेद 53 में, 153 में देखो, वहां हमने क्या पढ़ा था? 152 में तो राज्य के बारे में बात होगी। राज्य क्या है? ये क्या पढ़ रहे हैं हम? राज्यपाल, है ना? तो 153 में बता रखा है कि एक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल। और एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये याद रहेगी आपको बात। हो सकता है कभी यही कथन दे राज्यपाल के संबंध में क्या सही है क्या गलत है। दूसरा ये देखो 154 क्या है? 154 और 154 में क्या रखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल। इसका मतलब यही हुआ कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ? रहेगी बात। उसी का मतलब ये हुआ। संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने ऐसा बोला राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, तो संविधान में लिखा है ना, इसलिए बोलते हैं संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ? कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ? राज्य। उसी बात को घुमा के लिख दिया, तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने फिर से इसको, इसी बात को लिखा है। क्या होता है ये? संवैधानिक प्रमुख। ये पूछ सकता है वो कथन के रूप में कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री मत करके आ जाना। फिर देखो नीचे क्या लिखा है? नियुक्ति होगी इसकी। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। फिर 156 में क्या आएगा? इसका कार्यकाल। कार्यकाल है क्या इसका? नहीं। राष्ट्रपति के क्या होगा? ये प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति खुश है, ठीक है। जिस दिन राष्ट्रपति, ठीक है, प्रसाद नहीं। देखो राष्ट्रपति का सिस्टम तो अलग ही देश में। राष्ट्रपति तो पद पे ही रहेगा ना, राज्य के राज्यपाल बदलते रहते हैं। राष्ट्रपति तो देश में एक ही है ना, वो तो फिक्स रहता है, क्योंकि वो उसका कार्यकाल 5 साल रहता है, और 5 साल पूरे होने से पहले ही हम नया राष्ट्रपति चुन लेते हैं। तो राष्ट्रपति तो फिक्स कंटिन्यू रहता है। तो राष्ट्रपति का काम क्या है? अलग अलग राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करना। आया समझ? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या है? ये योग्यता है। क्या योग्यता होती है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए?
भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, लाभ के पद पे ना हो, उसी राज्य का निवासी ना हो। आया समझ में? विधानसभा का सदस्य आया समझ, उसी विधानसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता रखता है। विधान परिषद मत कर देना। हाँ, आया समझ में? ये भी योग्यता में जाएगा। हाँ, फिर 158 में क्या आएगा? सेवा शर्त। 150 में क्या आएगी? कौन दिलाएगा शपथ? नहीं सर, वो हाईकोर्ट का हाई कोर्ट का। मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश नहीं तो वरिष्ठ हाई कोर्ट का कौन? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। एक चीज और बताता हूं मैं आपको यहाँ पे, एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि अगर मान लो कुछ भी पूछे न्यायाधीश के संबंध में, कुछ भी न्यायाधीश से संबंध में कुछ भी बात आ जाए और राज्यपाल को निर्णय करना हो, तो सुनो, राज्यपाल की हिम्मत नहीं अकेला कर ले, वो किससे पूछेगा? पहले इसी मुख्य न्यायाधीश से पूछ के करेगा। आया समझ में? जैसे मान लो, सुनो एग्जाम्पल बताया मैंने, एक कॉन्सेप्ट बताया। जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति हमारे देश में क्या नियुक्त करता है? मुख्य न्यायाधीश इन सबको नियुक्त करेगा। तो पहले किसकी सलाह लेगा वो? आया समझ में? लॉजिक समझ में आया? अरे लॉजिक समझ में आया? हाँ, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता, बस यही तो फेल हो गया आप। अरे राष्ट्रपति बिठाई इसीलिए रखा बेटा, इसी काम के लिए बिठाया। राष्ट्रपति के क्या काम बताओ? सुनो बात है, कहानी सुनो। राष्ट्रपति को बिठाया क्यों हमने? राज्यपाल को बिठाया क्यों हमने? इसी काम के लिए, नियुक्ति कराना, शपथ वपथ दिलाना, ये काम है। सुन लो बात 2 मिनट। तो राष्ट्रपति है, तो आपको पता है हमारे देश का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अभी नए कौन बने? संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना को नियुक्त किसने कराया? ठीक है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, डायरेक्ट नहीं करता है। पहले उसका एक पैनल होता है, वो पैनल क्या करता है? सिफारिश करता है। तो राज्यपाल अपनी मर्जी से कर रहा है क्या? कुछ भी नहीं कर रहा। अब सुनना बात, 2 मिनट सुनना बात। अब यही राष्ट्रपति नीचे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? नियुक्त। ये राष्ट्रपति ही करता है। सुन लो बात अच्छे से, करता है। तो क्या राष्ट्रपति डायरेक्ट कर देगा इसको नियुक्त? क्या मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले किससे सलाह लेगा? ये कौन सा मुख्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट का। आया समझ? लॉजिक समझ में आया? पहले सलाह लेगा, फिर क्या करेगा? नियुक्त। अब सुनो, राज्य की बात आ गई। तो राज्य के अंदर कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त तो नहीं कर रहा, राष्ट्रपति ने कर दिया। अब जो राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नीचे के जो न्यायाधीश है, जैसे जिला न्यायाधीश है, सत्र न्यायाधीश है, ये इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल डायरेक्ट कर देगा क्या? कौन करेगा? किससे सलाह लेगा? राज्य के मुख्य न्यायाधीश से। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी न्यायाधीश की बात आ जाए, किसकी पूछेंगे? पहले मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ये याद रखना है आपको ये बात, क्योंकि ऐसे प्रश्न में पूछ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे दे देगा, अच्छा सत्र तथा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन सबसे पहले देगा राज्यपाल, फिर देगा मुख्यमंत्री, फिर देगा ऑप्शन में राज्यपाल राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। बच्चा वहां तक तो जाता ही नहीं, ऊपर ही लगा के भाग जाता है। बाद में आके सर पटक कर, अरे सर मुझसे तो गलती हो गई। आया समझ में लॉजिक? थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हम अभी जब भी हमारी एग्जाम आएगी उसके 5-10 दिन पहले हम एक क्लास लेंगे, उसमें यही कॉन्सेप्ट दिखाएंगे कि क्या सही है कैसे सही है। कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, थोड़ा होश हवास में पढ़ोगे ना, कुछ भी नहीं है। पॉलिटी के अंदर मान लो 10 से 12 प्रश्न अगर पूछेगा तो आपको पता है 7 से 8 प्रश्न एमपी पॉलिटी के ही पूछेगा। 2-3 प्रश्न किससे पूछेगा? वो भारत की पॉलिटी से। तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी के 8 प्रश्न में बोल रहा हूँ, 7 प्रश्न आप आंख मिच के बंद करके लगा सकते हो, इतने सिंपल पूछता है वो। एक आध ही प्रश्न ऐसा होता है कि जो नया टाइप का एकदम नया ही आ गया, और मैं बोलता हूँ ऐसे प्रश्न को करने की जरूरत ही नहीं, छोड़ के आने की जरूरत है। बच्चा क्या करता है? उसी प्रश्न के पीछे पड़ा रहता है बस। आपको हमेशा ऐसे प्रश्न में दिमाग कभी खर्च नहीं करना है जो आपसे नहीं बनता है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा भी नहीं है और कोई कहीं से लॉजिक नहीं है, ऐसे भी दिमाग खर्च नहीं करना। बच्चे यही करने लगते हैं बस, वहाँ पे जो उनसे नहीं बनता उसी के ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च। इससे क्या होगा? जो प्रश्न आपसे बनते थे अच्छे, थोड़ा बहुत दिमाग उसमें लगा ही नहीं पाओगे आप। दिमाग इतना खराब कर लिया आपने वहां जाके। 2 घंटे आपको दिमाग को संतुलित रखना है, बस सब संतुलित हो जाएगा बाद में। आया? नहीं तो पूरी धरती क्या हो जाएगी? असंतुलित। फिर देखो, राज्यपाल का निवास पूछो तो क्या है? राजभवन। और कहाँ पे होगा ये? भोपाल में। ये तो कोई नहीं पूछता, ये तो सब पटवारी वटवारी एसआई में पूछते हैं, कहाँ पे रहता है वो, क्या खाता है क्या पीता है, कितना वेतन भत्ता है। इधर आ जाओ। आया समझ में? फिर देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। तो हमने राष्ट्रपति की किस में पढ़ा था? बस तो 72 से ही आ गया। क्षमादान कर सकता है किस किस चीज पे वो क्षमादान कर सकता है। आया समझ में? फिर देखो वही 163 में हमने बोला ना, पहले क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी,
फिर उस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन, मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? ये राष्ट्रपति। 164 में आएगा वो। ये प्रमुख प्रमुख दे रखे क्या क्या कर सकता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। ये पढ़ा है हमने, देखो आर्टिकल 213 क्या पढ़ा है इसके अंदर? अध्यादेश जारी करने के लिए। और अनुच्छेद 202 में क्या दे रखा है? बजट। क्योंकि बजट रखवाना काम भी कौन करता है? राज्यपाल। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? बढ़े आगे, ये याद रहेगा इतना सारा। तो आर्टिकल मैंने जैसे याद कराया ना, वैसे आपको आर्टिकल कंपैरेटिव करना है। तो इससे क्या होगा, दोनों आर्टिकल याद हो जाएंगे। बाद में हम जैसे स्थानीय स्वशासन का आर्टिकल पढ़ेंगे ना, पंचायती अनुच्छेद से भी एक आर्टिकल जरूर पूछता है। सारे आर्टिकल याद करेंगे पूरे, जितने भी दे रखे हैं A to Z, क्योंकि हर साल वो आर्टिकल पूछता है। ठीक है, फिर देखो यही लिखा है अनुच्छेद जो 57 था। देखो एक बताओ मुझे, इसकी ट्रिक क्या बताई थी हमने राज्यपाल के अनुच्छेद की? इधर आ जाओ, अरे इधर आ जाओ। राज्यपाल की ट्रिक क्या बताई थी? वो राजा की नाम को तो राजा की शक्ति, तो राजा से क्या आ गया? 53। शक्ति किस में आ गए? 54 में। राजा की शक्ति नियमित, नियमित से नियुक्ति, तो देखो कितने किस में आ जाएगी? 57 में आ गई ना। 55 में आ गई नियुक्ति। नियुक्ति के बाद राजा की क्या थी? शक्ति। नियमित, योग, योग्यता आ गई देखो 57 में। किस में आ गई? तो ऐसे लॉजिक लगा लेना आपको कि 157 में क्या है इसकी योग्यता है। क्या योग्यता है? देखो ये सब बढ़ा चुका हूं मैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, राज्य संसद विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये याद करना आपको। क्या नहीं होना चाहिए उसको? सदस्य नहीं होना चाहिए। और किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जैसा जिसका वह क्या है? निवासी है। आया समझ? अरे तो पहले थे ना वो, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आया समझ में? पहले कुछ नहीं था ये राज्यपाल के बारे में, ये तो होने लगा बहुत ज्यादा। फिर आपको पता है राज्यपाल का पद बहुत ज्यादा विवाद का विषय रहता है, फिर कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्याख्या कर रखी है। बात की बात है सब। किसकी बात है? बात की बात है। पहले ऐसा कोई लॉजिक नहीं था राज्यपाल के पीछे, बस 35 वर्ष का है, भारत का नागरिक है, बन। आए समझ में बात? ये धीरे धीरे विवाद का विषय बनने लगा। अब आप मुझे बताओ, उसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करेंगे तो कहीं ना कहीं उस दल से प्रभावित होगा कि नहीं होगा? मान लो मैं मध्य प्रदेश का और मुझे राज्यपाल बना देंगे तो मैं किसी न किसी तो राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होऊंगा ना। तो मैं क्या सही से डिसीजन कर पाऊँ? राज्यपाल को बनाया इसलिए गया है ताकि संसद में, विधानसभा के अंदर जो भी बिल पारित हो रहे सही से पारित हो, मतलब कोई भी उसमें संवैधानिक भावनाओं का उल्लंघन ना हो, सही से पारित हो, नियमों को, प्रक्रियाओं को पालन किया गया हो। मेरा काम तो साइन करना ही है, साइन करने के लिए तो बिठाया मुझे बस। पर मेरा काम ये भी तो देखना है कि जो कानून विधान बन रहा है संविधान के तहत बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आए समझ में? तो इसलिए बना रहे। राज्यपाल का काम क्या है बताओ मुझे? अगर राज्यपाल इतना ही इंपॉर्टेंट होता चुनाव नहीं करवा लेते उसका, तो राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं करा? इसलिए तो नहीं करा रहे क्योंकि राज्यपाल नाम मात्र का और चुनाव करा लेंगे, देखो शक्तिशाली हो जाएगा मुख्यमंत्री से ज्यादा। आया लॉजिक समझ में? पहले सब चीज चलती थी, फिर बात धीरे धीरे पार्शियलिटी होने लगी, फिर विवाद विषय उत्पन्न होने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी, भाई उसी राज्य का राज्यपाल मत बनाओ। अब राजस्थान को कोई व्यक्ति राज्यपाल बना दे, उसको क्या करना? किस पार्टी के लोग हो तुम, क्या कर रहे हो? उसका काम है कानून प्रक्रिया पास हुई, साइन कर दिया, आगे बढ़ गए। जैसे आनंदीबेन पटेल को बनाया, गुजरात की थी। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या करना उनको? नहीं समझ में आ रही बात? सब बाहर के ही आए समझ में। उदाहरण मिल गया लेटेस्ट का एकदम। इसका मतलब ये है मैडम कि मान लो विधानसभा का आप सदस्य हो, क्या आपको राज्यपाल नियुक्त कर सकता हूँ क्या मैं? आया समझ में? उसी का हो गया ना व्यक्ति, वो उसका व्यक्ति होना चाहिए क्या? वो मंत्री संधि किसी ऐसे व्यक्ति को बनाओ ना जो एकदम निरपेक्ष हो, निरपेक्ष निर्णय ले पाए। आया समझ में? तो इनके सदस्य नहीं होना चाहिए वो। इनके सदस्य बना दोगे, उसके बाद उसको राज्यपाल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? मान लो जैसे कोई सदस्य यहाँ पे, अब इसको मैंने राज्यपाल नियुक्त कर दिया, तो संसद के विधानसभा के सदस्य त्याग पत्र दे देगा, तो क्या ये सही से काम करेगा? बताओ, आप दिमाग लगाओ थोड़ा मैडम। समझना है, किसी सदन का सदस्य है वो, मान लो इस सदन का सदस्य है और राष्ट्रपति ने इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर दिया, तो यहाँ पे जब भी कानून बनेगा इस पार्टी का साथ देगा नहीं देगा वो जिसका सदस्य था वो? अरे इसीलिए तो सारी चीजें लिखी है, दिमाग लगाओ सारी ओर से, सारी ओर से दिमाग लगाने को बोला ना। वो तो नहीं बना रहे हैं, पर ये लिखा ना राज्यपाल संसद विधानसभा विधानमंडलों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसी की बात चल रही ना, उसी राज्य की बात चल रही ना ये। आया समझ में?
ओवरलैप मत करा करो, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बाइफर्केट करा करो। बाहर का होना चाहिए, सदन का उसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। आया समझ में? चलो आगे आ जाओ। फिर राज्यपाल की शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर राज्यपाल के वेतन भत्ते किस पे भारित होंगे? राज्य की संचित निधि। इसका आर्टिकल बता दो, मान जाऊंगा मैं। नहीं आता। 266 बालक 266। संचित निधि के बारे में किसमें बात करेगी? 266। तो एक तो केंद्र की होगी और एक क्या होगी? राज्य की। राज्य है तो राज्यपाल किसका होगा? अरे किसका होगा? राज्य की संचित निधि। तो राज्य संचित निधि पे किसके क्या होंगे? वेतन भत्ते भारित। किंतु जब राज्यपाल रिटायर हो जाएगा तो फिर कहां से देंगे उसको पेंशन? केंद्र की संचित निधि से। आया समझ में? और वर्तमान में कितना पेंशन है इसका? 3.5 लाख, 3.5 लाख। बस इतना से याद करना वर्तमान में कितना है। फिर देखो वही सेवा शर्तें यही है कि क्या करेंगे, उसकी पदावधि में कमी नहीं करेंगे, उसके जो वेतन भत्ते हैं उसमें कमी नहीं करेंगे। शर्तें होती है, ये क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। किस आर्टिकल में दे रखा है? देखो 266 में। आया समझ में? ये एक से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आया कोई दिक्कत इसमें आपको? बढ़े आगे। फिर देखो राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। ये हमारे लिए, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको प्रीलिम्स में मेंस का? इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि राज्यपाल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल से प्रश्न वो जरूर पूछता है। तो हो सकता है वो आपसे इस प्रकार के राज्यपाल के नाम ना देके इस प्रकार की शक्तियां ही पूछ ले, क्या शक्तियां प्राप्त है उसको। तो आपको भी पता है कि राज्यपाल जो है विधायिका का भी अंग है और कार्यपालिका का भी अंग है, सबका अभिन्न अंग है, खुद के कुछ अंग नहीं। ठीक है, राज्यपाल की हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्यपालिका शक्ति। मतलब कार्यपालिका शक्ति का मतलब जो वर्तमान में जो मंत्री परिषद है वो वाला सिस्टम है। तो देखो यही वाला आर्टिकल है, देखो 164। तो 164 में क्या आएगा? वो मुख्यमंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ये शक्ति है कि नहीं उसके पास? अरे है कि नहीं? राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और अन्य लोगों को क्या कराएगा? वो इनको शपथ भी दिलाएगा। अच्छा, इनके सदस्य की मुख्य जो मंत्री परिषद होती है, देखो जो सदस्य होंगे उसको शपथ कौन दिलाएगा? अध्यक्ष। कौन दिलाएगा? वो अध्यक्ष। पर ये मंत्री जो बन रहे हैं फिर से क्या लेंगे? शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे मंत्री पद की? इनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दे। वो भी यही नहीं दिलाएंगे, राज्यपाल दिलाएगा। मंत्रियों को शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल। आया। और जो सदस्य थे उनको शपथ कौन दिला रहा था? प्रोटेम स्पीकर। वैसे दिलाने का काम राज्यपाल का ही है, पर राज्यपाल ने नियुक्ति इसलिए करा प्रोटेम स्पीकर को। 230 को कब शपथ दिलाऊंगा मैं? आया समझ में? काम तो इसी का है। तो उसने क्या करा? प्रोटेम स्पीकर बनाया। प्रोटेम स्पीकर का काम है सबको शपथ दिलाना। एक और चीज याद करना, जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, क्या वो शपथ लेता है क्या? अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेगा, क्योंकि सदस्य के रूप में शपथ ले ली उसने। तो सदस्य के रूप में शपथ है, वही शपथ है। आया समझ में लॉजिक? फिर देखो 167 में क्या दे रखा है? प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा। देखो मुख्यमंत्री के भी कुछ कर्तव्य बताए थे, बताओ राष्ट्रपति के कर्तव्य किसमें है? राष्ट्रपति का कर्तव्य 75। अरे दिमाग लगाओ थोड़ा, यहाँ पे जोड़ो। 76 में ही होगा। 78 मैडम, जोड़ो ठीक से। 11 प्लस करेंगे इसमें। अरे करो, माइनस कर देंगे। प्लस करना पड़ेगा। थोड़ा होश हवास में बात करना है। आया समझ में? फिर देखो 167 में क्या देखा है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन से संबंधित वो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल के कुछ कार्य क्या है? तो देखो मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति में क्या आएगा? एक तो यही है कि वो क्या करेगा? मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, ये शक्ति है उसके पास। फिर क्या करेगा? जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि राज्य के अंदर जो प्रशासन हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रशासन हो रहा है। तो उस प्रशासन के संबंध में भी राज्यपाल जानकारी ले सकता है। किससे ले सकता है? मुख्यमंत्री। ये शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। फिर देखो उसके पास एक और शक्ति, जैसे हमने सब आर्टिकल पढ़े थे 167(1), 167(2) पढ़े था। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि एक तो मैंने जानकारी ले ली, फिर देखो कभी कभी क्या तो कुछ विधेयक ऐसे पारित हो जिसमें कोई मंत्रिपरिषद ने जल्दीबाजी में कोई निर्णय लिया हो, मतलब किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया हो, मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं करा हो, तो उसको क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए अपेक्षा कर सकता है वो। इस प्रकार की शक्ति। फिर दूसरी शक्ति क्या है? कार्यकारी का शक्ति के अंदर जैसे कि कुछ प्रमुख पद होते हैं जिसपे क्या कर सकता है? वो नियुक्त कर सकता है। जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग,
इनको नियुक्त करेगा कि नहीं करेगा वो? तो ये शक्ति है कि नहीं उसके पास। फिर राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है सर। अरे बालक, राज्य की बात चल रही है, कहाँ है दिमाग? नहीं सर, जैसे पंचायत में भी है। हाँ वही तो है राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत और ये पंचायत इनकी बात चल रही है, वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, ये राज्य की बात चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के इनके अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करना, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करना, कोई दिक्कत है आपको? ऐसे संवैधानिक पद पे जो नियुक्ति होती है ना, उनकी नियुक्ति करना, ये कार्यकारी का शक्ति है उसकी। जैसे कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, ये इसकी क्या है? कार्यकारी शक्ति है। विधायी शक्ति अगर आपसे पूछूं, क्या पूछूं मैं? एक और याद करना है आपको, जो आर्टिकल 356 कितना है? 356 में क्या है? वो कौन सा आपातकाल? राज्य में लगाने वाला, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं इसको? तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कौन करेगा? यही प्राणी करेगा, राष्ट्रपति शासन की प्राणी। क्या अब लगा दो इसमें राष्ट्रपति शासन। तो जैसे राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति तो होगा, पर ये राज्यपाल निभाएगा उसको। आया समझ में बात? एक और आर्टिकल ये बच्चे नहीं पढ़ते अक्सर में, इसमें 6 को आगे कर देना है। 365 इसके अंदर भी राष्ट्रपति शासन की बात है, पर हम जनरली किस में पढ़ते हैं? 356। देखो 365 में ये बोल रखा है कि केंद्र सरकार ने अगर कोई आदेश राज्य सरकार को दिए और राज्य सरकार उसको नहीं मान रही, तब भी हम इसके तहत क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन। तो ये दोनों कौन बताएगा? राज्यपाल। तो 356 और 365 दोनों के तहत क्या लगा सकते हैं हम? राष्ट्रपति शासन। आया समझ में? अब राष्ट्रपति शासन कितने समय में लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब पढ़ना अच्छे से। मध्य प्रदेश में कब कब लगे हैं, कैसे लगे हैं, आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत अभी आपको? बढ़े आगे। फिर देखो राज्यपाल की क्या पढ़ रहे हैं हम? विधायी शक्ति का मतलब कानून। अब आपको पता है कि राज्यपाल जो है, जो विधानसभा है उसका क्या है? अभिन्न अंग है। तो देखो कोई भी विधेयक संसद के अंदर, मतलब विधानसभा के अंदर पारित हो रहा है, तो वो विधेयक जब भी राज्यपाल के पास आएगा, किसके पास आएगा? राज्यपाल के पास आएगा, तो राज्यपाल अनुमति देगा तभी तो विधेयक बनेगा, वो अधिनियम बनेगा, विधेयक अधिनियम तभी तो बनेगा वो। तो राज्यपाल के पास विधायी शक्ति है कि नहीं है? किसी भी विधेयक पर अनुमति देना है, इसकी शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? मूर्ख। कोई विधेयक विधानसभा ने पारित करा है और फिर जाएगा वो राज्यपाल के बाद, तभी तो अधिनियम बनेगा वो। तो राज्यपाल उस पर अनुमति देगा नहीं देगा, अभी पढ़ाया मैंने, किस आर्टिकल के तहत है वो। तो राष्ट्र, वहां पे याद करो आप, देश के अंदर राष्ट्रपति किसके अंदर अनुमति दे रहा था? 111 के तहत। किसके तहत दे रहा था? राष्ट्रपति। किसी भी विधेयक के ऊपर अनुमति किसके तहत दे रहा था? 111। उसी को मैंने लिखा था वीटो पावर। तो राज्यपाल किसके तहत देगा? 200। किसके तहत देगा? 200। आया समझ में? ऐसे बहुत सारे। फिर देखो विधानसभा के सत्र को बुलाना, आउट करना, उसको सत्र का सत्रावसान कर देना, विधानसभा को ही विघटित कर देना, ये सारे अधिकार है कि नहीं उसके पास? ठीक है। फिर देखो नई विधानसभा, एक और अधिकार है उसको, जैसे नई विधानसभा बन के आती है, तो नई विधानसभा की जब पहली बैठक होती है तो उसमें राज्यपाल अपना क्या देता है? विशेष अभिभाषण। ये अधिकार है कि नहीं उसको? फिर देखो हमारे जो वर्ष होता है, जिसको हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं, तो वित्तीय वर्ष में 3 सत्र होते हैं। तो पहला जो सत्र होता है, जैसे बजट सत्र जिसको बोलते हैं, तो बजट सत्र का पहला सत्र का जो पहली बैठक होती है, क्योंकि बजट सत्र तो बहुत लंबा होता है, 3-4 महीने का होता है, तो उसकी जो पहली बैठक होती है उसमें भी भाषण कौन देता है? राज्यपाल। राज्य में राज्य देगा, केंद्र में राष्ट्रपति देगा। तो ये देने का अधिकार है कि नहीं उसको? तो ये सब क्या है? विधानसभा से संबंधित अधिकार उसको। फिर आपने भी सुना होगा, जैसे अभी मध्य प्रदेश में तो विधान परिषद ही नहीं, किंतु विधान परिषद के अंदर कितने लोगों को नियुक्त करने का अधिकार है उसको? सब पढ़ा है मूर्ख। 1/6। सॉरी सर, 5 तो वो एरियाज है। 1/6 ये कितने सदस्य को नियुक्त कर सकता है? 1/6। और किस किस क्षेत्र के होने चाहिए वो? समाज सेवा और एक सहकारी आंदोलन। तो ये भी तो अधिकार है उसको। विधानसभा संबंधित अधिकार होगा कि नहीं होगा उसको? ये सारे अधिकार लिख रखे, कोई भी नहीं। देखो अध्यादेश जारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर, किस आर्टिकल के तहत करेगा? 213। 1 2 3 आया समझ में? तो 213 के तहत क्या करेगा वो?
अध्यादेश करे। और जब भी कोई अध्यादेश जारी करता है तो विधानसभा जब पुनः सत्र होगा, पुनः सत्र मतलब बैठेगी जब, 6 सप्ताह के अंदर क्या करना है जरूरी, उसको पारित करना क्या है जरूरी। जब भी बैठक होगी तब क्या करना जरूरी है, 6 सप्ताह के अंदर पारित करना जरूरी। अगर 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित नहीं करेगा तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त। आया समझ में। अधिकतम उसका जीवन काल कितना हो सकता है, 6 माह 6 अधिकतम उसका कार्यकाल अगर पूछे तो। आया समझ में। और राज्यपाल जिस दिन चाहेगा उसको वापिस ले सकता है। किस विधेयक पे जारी कर सकते हैं, तो जिस विधेयक पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है उसी विधेयक पर क्या कर सकते हैं हम, अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। कोई दिक्कत, बस कोई सिंपल सी तो चीज ही है। बढ़े आगे, बढ़े हैं। फिर देखो राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति का अंदर मतलब यही हुआ कि राज्यपाल को क्या है, क्षमादान की, किस आर्टिकल के तहत है, राष्ट्रपति को किसके तहत है, 72। तो 72 में से क्या कर दिया मैंने, 11 माइनस कर दिया। आया समझे। ये दंड वंड। फिर देखो राज्यपाल को क्या है, उच्च अधिकारी नियुक्त करना, जैसे महाधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत, अरे वो 65। कितना सिंपल सा आर्टिकल है। लोकसभा के अध्यक्ष सदस्यों को क्या कर सकता है, वो नियुक्त कर सकता है। हाँ ठीक है। फिर देखो अनुच्छेद 217 के अंतर्गत क्या कर सकता है, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या कर सकता है, नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है। राष्ट्रपति को क्या देता है, सलाह देता है, नियुक्ति नहीं करता, क्या देता है, सलाह। फिर 233 के अंदर क्या करेगा, जो जिला स्तर पर जो होंगे ना उनको क्या करेगा, वो नियुक्त करेगा। जिला स्तर पर जो न्यायाधीश उनको क्या करेगा, वो नियुक्त करेगा। आया समझ में। फिर राज्य न्यायिक जो आयोग है उसकी क्या करेगा, वो परामर्श। देखो अनुच्छेद 233 के अंदर राज्य न्यायिक आयोग से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय एवं राज्य लोकसेवा आयोग के परामर्श से करता है। राज्य न्यायिक आयोग की का गठन। आया समझ में। तो मैंने बोला ना, जब भी न्यायिक चीज आएगी तो हमेशा इससे पूछा जाएगा, उच्च न्यायालय से। लॉजिक आया समझ में। और खास बात इंपॉर्टेंट ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछता है, जिसको कुछ नहीं आता है। वही है ना ये प्राणी जो 4-5 साल में एग्जाम करा पा रहा है, सलाह ले रहे हैं इससे। देखो क्या सलाह लोगे, इनको तो सलाह की जरूरत है। कोई भी मुद्दा आता है ना रिजल्ट जारी करने में, 6 2 3 साल से सलाह ही लेते रहते हैं, सलाह ले रहे हैं। बढ़े आगे। फिर राज्यपाल की वित्तीय शक्ति मतलब पैसे संबंधित। जैसे आपको पता है ना, देश के अंदर जब धन विधेयक आता है तो किसकी अनुमति से पेश करते हैं, राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेते हैं फिर पेश होता है। इसी प्रकार से राज्यपाल का भी पैसे से संबंधित मामला। आए समझ। फिर जैसे मान लो कि विधानसभा के अंदर कोई ऐसा विधेयक ले आए, मान लो कि जिससे क्या कर रहे हैं वो, कि किसी व्यक्ति की इनकम किस पे पारित कर रहे हैं, संचित निधि पर। तो ऐसे विधेयक को भी पारित करने से पहले किससे पूछना पड़ेगा, राज्यपाल से। मतलब पैसे से संबंधित चीजें बोल रखा है। देखो 202 के अंदर तक तो क्या आ रहा है, बजट। देश के अंदर कौन से में आएगा, देश के अंदर 112 था, उसमें से 10 माइनस करते हैं बजट में। तो ये क्या करता है, राज्यपाल का ये उद्देश्य है कि जो वित्त मंत्री के माध्यम से बजट क्या कराएगा, विधानसभा में पेश क्या कराएगा, वो विधानसभा के समक्ष क्या कराएगा, रख पाएगा। ये शक्ति उसके पास। फिर राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना क्या धन विधेयक को रख सकते हैं क्या, हम नहीं रख सकते हैं। फिर देखो राज्य वित्त आयोग की क्या करेगा, वो नियुक्ति करेगा ना। राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा ना, हर 5 साल में करता है। कितने साल में करता है। और इसका अगर आर्टिकल को पूछ ले तो देखो आर्टिकल आएगा 243। ये तो हमें पता है, पंचायती राज का आर्टिकल है। कुछ भी बहुत सिंपल है। देखो इनकम को आय से ही तो कर रहा हूँ, तो 243 आई बस आ गई। फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है उसको किसके समक्ष पेश करवाएगा, विधानसभा के समक्ष। फिर राज्य ग्राम पंचायत नगरीय पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए क्या करेगा, राज्य वित्त आयोग का 2 बार हो गया गठन इसका। यही तो आर्टिकल है 243 आई। नगर पालिका होगा तो आर्टिकल ये हो, ये नगर पालिका होगा, ये आर्टिकल है 243 आई। वो तो देश का है ना। अरे मेरी बात सुनो इधर, नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र में भी करता है और राज्य की भी करता है। वो आया, उसकी जो रिपोर्ट होगी उसकी रिपोर्ट को कौन रखवाएगा, राज्यपाल संसद मतलब विधानसभा के समक्ष। राज्य संबंधित रहेगी ना। मध्य प्रदेश में जो भी लेखा परीक्षक होगा तो मध्य प्रदेश अलग से तो लेखा परीक्षक क्या नियुक्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे ना। मध्य प्रदेश में अलग से इसके अधीन काम करेंगे।
तो इसकी जो रिपोर्ट होगी, तो मध्य प्रदेश संबंधित जो रिपोर्ट होगी, तो वो यही तो विधानसभा के समक्ष रख पाएगा। पहले इसके पास आएगी फिर ये हाँ, विधानसभा, अरे राष्ट्रपति के साथ तो केंद्र की जाएगी। ये नहीं जाएगी। हाँ, क्यों देगा वो उसको, मध्य प्रदेश की क्यों देगा, राष्ट्रपति को क्या लेना देना। नहीं वो एक ये इसलिए चल ये तो काम कर रहा है परीक्षण का, आया समझ में, जो भी लेखा वेखा हुआ सही से हुआ कि नहीं हुआ, कोई गलत चीज तो नहीं हुई उसके अंदर, इसका काम है परीक्षण करना। आया समझ, परीक्षण कर लिया, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट किसको सौंप दी, मध्य प्रदेश का राज्यपाल को। अब इसका काम क्या है राज्यपाल का, किस विधानसभा के समक्ष रखवाना। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें आपको, बढ़े आगे, अरे बढ़े। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। विवेकाधीन शक्ति का मतलब, जैसे मैं राज्यपाल हूं, तो आपको पता है राज्यपाल जो भी काम करता है वो किसकी सलाह पे करता है, मंत्री परिषद की सलाह पर, मतलब खुद अपना दिमाग यूज नहीं करता, जो मंत्री परिषद कह देगा वो करेगा। पर कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति भी आती है कि उसको मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी काम करना पड़ता है, और मंत्री परिषद की सलाह के बिना काम करने का मतलब ही हुआ अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, इसको बोलते स्वविवेक, खुद का विवेक इस्तेमाल कर रहा है। तो आपसे कोई पूछ ले, अच्छा विवेकाधीन शक्ति का मतलब क्या हुआ, मंत्री परिषद की सलाह के बिना काम करना। अब देखो कब करेगा काम, आप मुझे बताओ, जब मंत्री परिषद नहीं होगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, मंत्री परिषद नहीं है, ठीक है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता मंत्री परिषद ना हो, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा हो सकता है कि मंत्री परिषद ही नहीं ना हो। तो सुनो कब कब दिमाग, अब ये कब कब अपना दिमाग लगा, देखो मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे याद करो, ऐसे ये लिखा ना, कुछ भी याद नहीं करना कौन सा आर्टिकल में क्या है, क्या विवेकाधीन शक्ति। जैसे ये विधानसभा है, और इसी विधानसभा ने तो चुन के किसको भेजा है, मतलब इसी विधानसभा में से निकल के कार्यपालिका बनी है कार्यपालिका। ये जो कार्यपालिका होती है हमारे देश में, इसकी खास बात ये है कि ये कार्यपालिका तभी तक रहेगी जब तक इसका सदन में क्या रहेगा, बहुमत। आया समझने। अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है किसी को भी बहुमत ना हो, होता है ऐसा। मान लो सदन के अंदर मान लो 4-5 पार्टियां बैठी है, सबके पास थोड़े वोट है सदस्य अपने, तो किसी को भी बहुमत नहीं, बहुमत मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी एक व्यक्ति को मैं क्या कर दूंगा, मुख्यमंत्री नियुक्त कर दूंगा। परंतु विधानसभा के अंदर किसी भी दल को क्या नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं। तो सुनो, अब मैं ही सब कुछ हूँ, अब मैं डिसाइड करूंगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो मैं ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता हूं जो सदन का क्या प्राप्त कर सके, बहुमत, और स्थायी सरकार बना सके। तो मेरे विवेक के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहला पॉइंट आ गया, विवेक का इस्तेमाल कर लिया उसने। दूसरा, मान लो कोई मुख्यमंत्री था भी पद पे किसी पार्टी का, और मान लो उसके आकाश में मृत्यु हो गई, ऐसा कभी ना हो पर हो गई मान लो, तो फिर कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी तो मेरे विवेक के ऊपर इस्तेमाल करता ना। मैं ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाऊं जो सरकार बना सके, ये जो सदन में बहुमत प्राप्त कर सके। दूसरा विवेक आ गया कि नहीं आ गया। फिर सुनो, कभी ऐसा भी तो होता है, मान लो ये मंत्री परिषद है, देश मतलब राज्य के अंदर ये मंत्री परिषद है। अब हमने बोला नहीं, मंत्री परिषद सदन में जब तक बहुमत है तब तक रहेगी है। मान लो सदन में किसी के पास बहुमत नहीं है, तो अभी तो मैंने ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जो मुख्यमंत्री बन सकता है, सदन का बहुमत प्राप्त कर सकता है। अब मुझे लगता है कोई नहीं प्राप्त कर सकता, तो मैं इसको विघटित कर दूंगा। तो विधानसभा का विघटन करना मेरे हाथ में है कि नहीं, अरे है कि नहीं है, आया समझ में, विघटित कर सकता हूं। फिर दूसरा, ये मंत्री परिषद है, तो आपने भी देखा होगा आए दिन विपक्ष वाले इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव, तो सुनो बात, मान लो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, क्या हो गया हो, पारित हो गया हो, तो मैं बोलूंगा आप जाओ भैया साहब, आया समझ में, जो ऐसा नहीं बोलूंगा आप सलाह दो, तो ये तो सलाह यही देगी मत करो विघटित, आया समझ में। पहले सुन लो सारी बात, फिर सुन लो बात, ये समझ में आया। तो मैं मंत्री परिषद को विघटित कर सकता हूँ, कब विघटित कर सकता हूँ, जब सदन में क्या पारित हो गया हो, अविश्वास प्रस्ताव। इसका जस्ट उल्टा बोलेंगे, क्या बोलेंगे उल्टा, कि विश्वास प्रस्ताव ये पारित ना कर पाई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अविश्वास क्या हो गया हो, पारित, अविश्वास प्रस्ताव कौन ला गया, विपक्ष, और विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगी, सरकार। सरकार पारित नहीं कर पाई, इसका मतलब बहुमत नहीं उसके पास। दोनों की परिस्थिति में क्या कर दूंगा, विधान परिषद को विघटित, विधान परिषद को मतलब मंत्री परिषद को विघटित कर दूंगा, विधान परिषद को विघटित कर दूंगा। ये हो विवेकाधीन। और एक और मेरे पास विवेकाधीन शक्ति क्या है कि राज्य के प्रशासन से संबंधित में क्या करूं, मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगू। आया समझ, ये मेरे विवेक के इस्तेमाल ऊपर कर रहा हूं ना मैं, कि मैं राज्य के प्रशासन से संबंधित क्या कर लूं, रिपोर्ट मांगू। राज्य विधानसभा में कौन से प्रस्ताव प्रस्तावित है उससे संबंधित भी मैं मांग सकता हूँ, नहीं मांग सकता हूँ, ये मेरे विवेकाधीन शक्ति। एक और विवेकाधीन शक्ति मेरे पास है, जैसे विधानसभा ने कोई अधिनियम कोई विधेयक पारित करा और मेरे पास आया, तो सुनो बात जब मेरे पास आएगा तो मेरे पास 4 ऑप्शन, कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। क्या 4 ऑप्शन है, सुनो बात, या तो मैं साइन कर दूं और दे दूं, जाओ बेटा मजे करो। एक काम है, इसको बोलने अनुमति देना। जैसे मैंने अनुमति दिया, विधेयक क्या बन गया, अधिनियम। अब सुनो बात, मेरे पास विधेयक आया, सुन लो बात, आया, मुझे थोड़ा लगा गड़बड़ है,
जल्दीबाजी में तानाशाही में पारित कर दे। मैं बोलूंगा फिर से एक बार पुनर्विचार कर लो, तो मैंने क्या कर रहा है उसको पुनर्विचार, तो इसको बोलते हैं निलंबकारी वीटो। क्या बोलते हैं इसको? क्या निलंब हो गया ना, जो बिल आया मेरे पास में साइन कर देता तुरंत अधिनियम बन जाता। अब वो विधेयक फिर से गया, फिर से उन्होंने पुनर्विचार करा सब कुछ और सेम टू सेम वापस पारित कर दिया मान लो, तो क्या हो जाएगा? वो निलंब हो गया ना, बनने में देरी होगी, तो इसको बोलते हैं निलंबकारी वीटो। मान लो कोई विधेयक आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने बोले नहीं करूंगा, तो इसको बोलते हैं पूर्ण वीटो, मना कर देना। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण वीटो, या इसको बोलते हैं अत्यंतिक वीटो। मना ही कर दिया मैंने मुंह पे, नहीं करूंगा मैं सही, कर लो जो करना हो, हटा दो पद से। आया समझ में? हो गया। फिर देखो एक और चीज होती है, मान लो विधेयक आया और सुनो बात, ना तो मैंने साइन करे ना पुनर्विचार, भर लिया देव में मैंने, घूम रहा हूं, सुन लो बात, तो इसको बोलते हैं जेबी वीटो। क्योंकि हमारे संविधान में कभी भी ये नहीं लिखा है कि किसी विधेयक पे कितने दिन के अंदर क्या देना है, अनुमति। और एक और चीज कर सकता हूँ, कोई विधेयक मेरे पास आया और मैंने बोला ऊपर गया राष्ट्रपति के पास, किस आर्टिकल के तहत जाएगा ये? अभी बताया आर्टिकल थोड़ी देर पहले ही, 201। 200 के तहत तो वो क्या कर रहा है? अनुमति दे रहा है, पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, जेब में रख रहा है, और किसके लिए क्या कर रहा है वो? 201 के तहत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राज्य।